हेलो फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और लोगों के बीच की, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये मसला सुलझाएंगे। देखिए होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, कब हुआ? मोटी चीजें मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आप समझ लें कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, क्यों हमें लाना पड़ा और इसका क्या कारण रहा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। तो पहले कभी आपसे पूछा जाए, क्या होता है कि बच्चे वो बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स में एक चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि हम बुक जो खरीद के ले आते हैं उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और किसी राइटर का नाम रहेगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि नहीं, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चैप्टर पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर पढ़ा है तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, ये हमारे रूट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक व्यवस्था है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा संविधान लग जाता है और संविधान लगने के बाद कुछ कुछ लॉ गवर्नमेंट पास करना चाहती है या कुछ अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट करना चाहती है। क्योंकि आप जानते हैं नेहरू जी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार आप कह लीजिए, ऐसा है। तो आप यहां पर यह भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मतलब थोड़ा बायसनेस है, ऐसा आपको लगेगा, या सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट से बार बार पलट रहा है, ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो केसेस। आप जब भी पढ़ें केसेस को अलग से लिख लें कि किस केस का एक लाइन में जजमेंट क्या था, पहली बात। दूसरी बात कि बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको समझा ही दूंगा। लड़ाई क्या है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जो कि हम पढ़ चुके हैं, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 368, ये तीनों की लड़ाई है। मोटे तौर पे अगर आपको समझना हो तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी वर्सेस 368, मतलब पार्ट 20, पार्ट 4 और पार्ट 3 की लड़ाई है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखो। अब होता क्या है कि हमारे कुछ आर्टिकल इतने पेचीदे हैं, जिनको पेचीदे तो नहीं है, मतलब आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें समझना मुश्किल है। एक तरफ हमारे पास आर्टिकल 13 है जो कहता है कि कोई भी लॉ ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, जिस हद तक वायलेट करेगा उस हद तक डिलीट हो जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संविधान को पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, वो अमेंड कर सकता है, ठीक है। वहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या दिया गया है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, मतलब एक राज्य को कैसी व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन है, आप लिख सकते हो कि शुड वाली स्थिति है कि ये करना चाहिए, सारी अच्छी चीजें। अब आर्टिकल हम जानते हैं कि 12 से 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 36 से 51 तक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और 368 एक ही आर्टिकल है जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा अमेंडमेंट होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि सरकार साउथ का केस है, ये केस आपका मतलब होमवर्क रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। चंपकम दुराई राजन केस है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि रिजर्वेशन के लिए, मतलब SC ST OBC के जो भी रिजर्वेशन आज लगे हुए हैं, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि कहीं कोशिश करती है कि रिजर्वेशन के थ्रू किसी को सीट दिया जाए। बट होता क्या है कि एक लड़की है जो मेडिकल की सीट के लिए अच्छे मार्क्स लाती हैं और उनका नहीं होता, और वो पहुंच जाती हैं कोर्ट और कहती हैं कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन है उसको वायलेट किया जा रहा है। साथ में इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 की भी लड़ाई है, ये भी ध्यान रखिए आप। मतलब कुल मिलाकर फंडामेंटल की राइट की लड़ाई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है, मतलब इसमें कैसे आप किसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो केस जीत जाती हैं और जीतने के बाद मतलब आर्टिकल 14 की विजय प्राप्त होती है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब बिना रिजर्वेशन के उनको उनके सीट पे उनको ही एडमिशन मिलेगा, किसी और को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर मतलब ऐसे ही चल रहा है चीजें। तो सरकार एक तरफ क्या चाहेगी, कुछ अमेंडमेंट करने का, कुछ लागू करने का। लोग क्या चाहेंगे कि
चीजें जो व्यवस्थाएं हैं वो जैसी हैं वैसी ही रहे। मतलब जैसे मान लो कि अगर मैं जमींदार हूं और मैं डीपीएसपी में लिखा गया है कि सभी लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, मतलब जमीन वगैरह जो है वो सबके पास कैसा रह जाए, तो जमीन ऐसा हो जाए। मतलब आर्टिकल 39 की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, ये भी आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 39 में कहा गया है कि आर्थिक समानता लाने की कोशिश सरकार की ड्यूटी होगी, ये याद रखना। अब आर्थिक समानता कैसे आएगा? ये तो वो दौर रहा है जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और जिसके पास पैसे हैं खूब है, मतलब जमींदार लोगों के पास खूब जमीनें हैं। और अगर देखा जाए तो ये अनअर्न्ड मनी है। अगर मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे हम देखें तो उन्होंने कोई बहुत मेहनत वगैरह नहीं किया, जमीनें ले ली। अब किया भी हो तो देखो, अब क्या है कि एक आदमी के पास 400 बीघा जमीन है और एक आदमी के पास 2 बीघा भी जमीन नहीं है। और 400 बीघा वाला क्या किया, अब खुद खेती कर नहीं रहा है, वो किसी टेनेंट को किराए पे दे रहा है और उसका बैठे बैठे आधा हिस्सा खा रहा है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 400 बीघा जमीन है और मैंने किराए पे दे दिया किसी को कि तुम उगाओ और आधा अनाज मुझे दे देना या साल के इतने रुपए दे देना। अब बाढ़, सूखा, सब में वो टेंशन में है कि क्या करूंगा, इतने पैसे मुझे चुकाना है। तो ऐसा हो कि सरकार एक ऐसी बढ़िया एक्ट लाए, मतलब लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए या लैंड एक्विजिशन एक्ट लाए, जिसमें ये हो कि सरकार जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं लेकर के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन यहां पर आड़े क्या आ रहा है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19(1)(f) क्लियर है। अब इसमें बोला गया कि प्रॉपर्टी रखने का हमारा अधिकार है। और एक 31 आर्टिकल भी है, ये भी आप ध्यान रखना, जो अब नहीं रहा। ठीक है, आर्टिकल 31 ये कहता है कि सरकार किसी की भी जमीन, मतलब भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। और अधिग्रहण होगा तो सिर्फ किस तरीके से होगा, ये लिखते चलना। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि चीजें बड़ी पेचीदा हैं, इसको समझने में आपको मतलब हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत जाए, तो आराम से देखना, आराम से समझना, समझ आएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि सरकार जमीन नहीं हड़पेगी। मतलब किसी का भी लैंड है तो वो उसकी प्रॉपर्टी, भाई उसने हो सकता है कि बहुत मेहनत से कमा के खरीदा हो या जो भी हो, तो वो हड़पा नहीं जाएगा। मतलब सरकार उसको एक एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, लैंड एक्विजिशन नहीं ला सकती। पहली बात, अगर कर रही है तो वह सिर्फ किस में होगा, लोकहित में होगा। मतलब जैसे मान लो कि एयरपोर्ट बनाना है या मान लो कि कोई कम्युनिटी हॉल बनाना है और वो बहुत जरूरी है, तो वहां पर एक्विजिशन होगा। पर एक्विजिशन कैसा होगा, एक जस्टिफाइंग उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा कोई जमीन है और वहां पर सरकारी स्कूल बनाने का प्रस्ताव आ जाता है और वो प्रस्ताव गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर लेती है कि नहीं, स्कूल तो यहीं बनेगा क्योंकि सबसे बढ़िया और आइडियल प्लेस यहीं है और मेरे पास जमीन भी खूब है। तो सरकार क्या करेगी, मेरे जमीन को एक्सरसाइज करेगी, मतलब धरेगी। लेकिन साथ में सरकार की ड्यूटी है कि वो मुझे कंपनसेशन दे। अब ऐसे अगर कंपनसेशन देने लगी सरकार तो फिर तो अमीर अमीर ही रह जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म करने का कोशिश किया। ध्यान रखना यहां पर मतलब बात किस चीज का है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसमें से कुछ चीजें हमने पढ़ा भी है और देखा भी है। अब इसमें क्या होता है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने के लिए, मैं ये स्लाइड को आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे हमें बोर्ड जैसा बढ़िया मिल रहा है तो हम इसको यूज कर लेंगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। तो देखिए आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार क्या करती है, लैंड रिफॉर्म लाना शुरू करती है। अब लैंड रिफॉर्म कई तरह के होते हैं, जिसमें मैं जिस चीज की बात करना चाहता हूं वो ये है कि अमीरों की जमीन, मतलब एक लिमिट दे दिया जाए कि आप 25 एकड़ रख लीजिए, 30 एकड़ रख लीजिए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जमीन है वो सरकार आपसे लेगी और वो गरीबों में बांटेगी। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट जब हो रहा था तो फ्रीडम मूवमेंट का मेन मोटो क्या था कि कोई हमारा खून न पिए, सभी लोगों का विकास हो। अंग्रेज क्या करते थे, जमीनें धर लेते थे, उनको फिर टैक्स लेकर के देते थे या खुद जमींदारों को दे देते थे, फिर जमींदार लोगों से बहुत सारे पैसे लेकर के और फिर दिया करते थे। तो ये चीजें, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में क्या हुआ कि सभी लोग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे और हो सकता है कि बेचारा गरीब ज्यादा लड़ा हो और उसको उसके अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ मिली आजादी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम सबकी आजादी को सिक्योर करना चाहते हैं, हम एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं। हमारी इच्छा क्या है कि एक बढ़िया देश का विकास हो, ठीक है, और उस देश में सभी लोग बराबर हो, समानता आ जाए। क्योंकि डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है कि समानता लाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी, मतलब राज्य व्यवस्था करेगा। तो ये ध्यान रखिए आप कि
इन चीजों के लिए अब इधर लैंड रिफॉर्म लाना पड़ेगा, और लैंड रिफॉर्म लाएंगे तो हमारे पास क्या है, आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 19(1)(f) है। ये क्या करेंगे, फिर लैंड रिफॉर्म को रोकेंगे। साथ में आर्टिकल 13 है। अब अगर संविधान बदलोगे तो आर्टिकल 13 बोलेगा कि क्या है, मतलब 368 के तहत अगर आप संविधान ही बदलना चाहते हो तो 13 उसके आड़े आएगा कि फंडामेंटल राइट को आप नहीं गायब कर सकते। जैसे मान लो कि धीरे से हम चाहें कि आर्टिकल 31 को गायब कर दें या 19(1)(f) को गायब कर दें, कि ना रहेगा लैंड रिफॉर्म राइट टू प्रॉपर्टी, ना ही उस पर कोई जाएगा, फंडामेंटल राइट ही गायब कर दो तो लैंड रिफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें चल रही हैं। इसी बीच में क्या होता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब? संविधान लगा है 1950 में, ये हम लोग जानते हैं, 26 जनवरी, है ना। और इसी के साथ क्या होता है, 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ आर्टिकल ऐड किए जाएंगे जो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ये कह दिया गया कि शेड्यूल 9 जोड़ दो इसमें, और क्या कर लो, तो शेड्यूल 9 में जो भी चीजें होंगी वो मतलब कहीं भी क्वेश्चन किसी कोर्ट में या कहीं भी क्वेश्चन नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो कि 9th शेड्यूल को क्या बनाया गया, ब्लैक होल जैसा यूज किया जाएगा, है ना। मतलब इसके अंदर जो चीज डाल दिया गया वो कहीं भी क्वेश्चनेबल नहीं होगा, उसका क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब हम फंडामेंटल राइट हटा नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट में ही चीजें बढ़ा दे रहे हैं। अब हटाएंगे तो लफड़ा होगा, बढ़ाएंगे तो लफड़ा नहीं होगा। है तो एग्जैक्टली ये वायलेशन ही। तो ठीक है, अब उस हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि 9th शेड्यूल जोड़ा जाता है, और 9th शेड्यूल में क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि इसमें जो भी चीजें डाली जाएंगी वो किसी भी तरीके के जुडिशियल रिव्यू या किसी भी चीज से बाहर होगा, कहीं भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर इसके साथ क्या होता है कि लैंड रिफॉर्म के लिए आर्टिकल 31 में एक क्लॉज जोड़ दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जमींदार जो लोग होंगे या जो भी टेनेंट्स के मालिक होंगे, वहां पर दिक्कत शुरू हो जाएगा। मतलब जो बड़े बड़े साहूकार सेठ लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, उनको अब दिक्कत होगी कि भाई अब कहीं सरकार जमीनें पकड़ेंगी, ठीक है। तो यहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और होते 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 सरकार कभी बोलेगी नहीं ठीक है, कभी सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कभी बोलेगा कि ठीक है चलने दो, कभी होगा कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट को आप नहीं हटा सकते, ये आर्टिकल 13 जो है वो उसकी सुपरमेसी बनी रहेगी। फिर धीरे से अंत में हम लोग जानते हैं, इतने दिन से नाम ले रहे हैं, केशवानंद भारती केस आएगा, और फिर वहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आएगा, ठीक है। इसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, देख लेना। मैं बोल दे रहा हूं, बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमें फर्स्ट तो देखना ही है, 7th देखना है, फिर उसके बाद 24th देखना है, फिर उसके बाद 42nd देखना है, और यहाँ के बाद तो मामला सेट ही हो गया था। मतलब ये इंपॉर्टेंट कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो इस दौर में हुए हैं, जो याद रखना। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी देखना है कि गवर्नमेंट में सरकार किसकी थी, मतलब इंदिरा गांधी हैं या नेहरू जी हैं या कौन है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारी कहानी शुरू हुई बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई की। और होगा क्या, जैसे ही गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म लाने का कोशिश करेगी, कोर्ट्स और जमींदार, मतलब कोर्ट के अंदर जमींदार और उनके वकील पहुंचेंगे और बोलेंगे कि देखो, हम लोग एक चीज पढ़ते थे रीजनिंग में, आपने पढ़ा होगा ऑल ए आर बी जैसा कुछ स्ट्रक्चर, मतलब ऑल ए आर बी का एक लफड़ा आपने पढ़ा था या पढ़ा होगा रीजनिंग में। तो ऐसा कुछ होगा कि आर्टिकल 368 जो है उसके अंतर्गत लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या 13 के अंतर्गत लिखा गया एक्ट आएगा क्या, या है क्या उसका डेफिनेशन। तो अब इसमें क्या है कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 13 है ना हमारा, इसमें देखो, इसको हटाता हूं, देखते हैं आगे। इसमें जो लफड़ा है वो क्या है कि आर्टिकल 13 जो हमारा है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ, ऑर्डर, इवन जो हमारे ऑर्डिनेंस लगते हैं, इसके साथ आपको ये भी पूछा जाएगा, लॉ है, ऑर्डर है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई भी नोटिस, कुछ भी ऐसा अगर आता है तो वो क्या होगा, खुद ही जहां तक, जिस हद तक किसको, फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, वो खुद ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसका लागू नहीं हो पाएगा।
पर इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 368 के तहत किया गया अमेंडमेंट। अब क्या होगा, जब भी लैंड रिफॉर्म एक्ट आएगा या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा तो वकील लोगों का एक झुंड आएगा और बैठेगा, और फिर जमींदार जाएंगे क्योंकि पैसे हैं तो वकीलों को बोलेंगे भाई कोई रास्ता देखो, और रास्ता ऐसा देखा जाएगा कि वकील लोग बोलेंगे कि नहीं, लॉ का मतलब क्या है, जो भी इम्पोज्ड है जनता पे। अब जब ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, नोटिस की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, तो 368 के तहत किया गया एक्ट जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो वो एक्ट ही तो बनता है, और कोई भी एक्ट जो जनता पे लागू है वो लॉ ही तो है। तो ये ऐसी बातें चलेंगी और कोर्ट में जाएंगे लोग, और फिर उसके बाद कई बार कोर्ट बोलेगा कि नहीं नहीं ये ऐसा लॉ नहीं है, भागो यहाँ से, ठीक है। फिर बोलेगा नहीं नहीं गलती हो गई, ये लॉ ही है, बैठो बैठो बैठो, ठीक है। फिर बोलेगा अरे चलो 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 मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। कुल मिलाकर के ये लोग बोल रहे हैं कि 13 के दायरे में 368 आ जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि 13 क्या कहता है, कोई भी ऐसा एक्ट जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल करेगा या वायलेट करेगा या ओवर रूल करेगा, ओवरराइड करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा तो जिस हद तक करेगा वो डिलीट हो जाएगा खुद ही। तो 368 के तहत अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना। तो ये चलता रहेगा। अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, मतलब लड़ाई किसकी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने की है, फंडामेंटल राइट को कुछ हद तक कम करने की है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत नए प्रोविजंस जोड़ने की है। और इसके तहत ये केसेस स्टार्ट होंगे और चलते रहेंगे बहुत सालों तक, जब तक कि वो ऐतिहासिक दिन नहीं आ जाएगा 24 अप्रैल 1973, जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं आ जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दे दिया जाएगा। तो देखिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है कि लड़ाई कैसे शुरू हुई। कुल मिलाकर के लैंड रिफॉर्म या एजुकेशनल रिफॉर्म से लड़ाई शुरू हुई है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 15 में भी क्लॉज 4 जोड़ा जाएगा और बोला जाएगा कि देखो कोई भी SC ST के लिए ऐसा कोई प्रोविजन किया जा रहा है जो एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करेगा उसको भी वायलेट नहीं, मतलब वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 और अदर आर्टिकल्स को नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आएंगी और फिर वो कोर्ट तक हम लोग जाएंगे और कोर्ट में जाकर के केसेस होंगे और फाइनल डिसीजन आपको पता है। देखिए केस स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। क्या है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, तो देखिए अब यहां पर इंट्रोडक्शन है, बेसिक डेफिनेशन है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, याद कर लेना आप। आपसे जो MCQ में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केसेस पूछे जाएंगे, केसेस का डिसीजन पूछा जाएगा और साथ में रेफरेंस आर्टिकल पूछा जाएगा। तो ये तीन चीज अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो शायद आपने जंग जीत लिया है, ठीक है। तो देखिए द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन established that the constitution contained certain inviolable immutable features that cannot be altered or destroyed even through the constitutional amendments, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ये बताता है कि कोई ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या लगता है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इधर उधर करने वाला है तो वो कर्टेल या वो नहीं किया जा सकता, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों ना हो। While Parliament has extensive power under Article 368 to amend the Constitution। आप जानते हैं हम लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसा होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस किस नियम को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। तो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसके लिमिटलेस पावर को रोकता है कि मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया गया, फिर से लिख दिया गया एक नया संविधान, तो इस चीज को रोकता है। या फाइंडिंग फादर्स जो थे जिस रूट सोर्स को ध्यान में रख करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे उस चीज को खत्म ना कर दिया जाए, ठीक है। दीज पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट। देखना अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एब्सोल्यूट है, तो नहीं है। कब से एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा, तो जिस दिन से केशवानंद भारती केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। क्लियर है। द डॉक्ट्रिन क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क अराउंड द कोर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंटिंग पार्लियामेंट फ्रॉम फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मिंग और डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल कैरेक्टर्स, ठीक है। द डॉक्ट्रिन इंश्योर दैट नो अमेंडमेंट कैन कन्वर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू समथिंग फंडामेंटली
डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ओरिजिनली एनवाइस्ड। ठीक है, इट मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी ओवर पार्लियामेंट्री majorities and prevents the constitution from being rewritten or destroyed through the amendment process itself। क्लियर है? ये ये मतलब ऐसा है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखा जाए कि देश में संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के अंतर्गत ही देश चलता है, ना कि पार्लियामेंट अपने मनमाने ढंग से संविधान को भी बार बार बदल दे और कुछ भी कर ले। इस चीज के लिए बेसिक स्ट्रक्चर आया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बेसिक डेफिनेशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं हम। आया कहां से? तो मैंने आपको कुछ बेसिक कहानी बता दिया था जिसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, पहला संविधान संशोधन हुआ और उसके लिए बिहार के जमींदार और जो भी जमींदार होंगे, आगे देखेंगे आप, तो पंजाब के जमींदार, क्योंकि बड़े बड़े जो जमीन के टुकड़े रखने वाले लोग हैं उन्हीं को इससे दिक्कत होगी लैंड रिफॉर्म से। गरीब तो खुश होगा कि वाह, जमींदारों की जमीनें पकड़ के हमें मिलने वाली है ना, बढ़िया खेती करेंगे, अपनी जमीन होगी, अपना जगह होगा, किसी को पैसे नहीं देने होंगे, किसी को आधा नहीं देना होगा उपज का, तो ये फायदा ही है। तो इसमें पहला जो केस हमें देखने को मिलता है, मतलब इंपॉर्टेंट केस, शंकरी प्रसाद केस। एक केस मैंने बता दिया था आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड था, चंपाकम दुराई राजन केस। ये आपको देखना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि चंपाकम दुराई राजन केस से ही ये चीजें थोड़ी स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। तो शंकरी प्रसाद केस 1951। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम में आपको ईयर भी मैच द कॉलम में आ सकता है, केस का डिसीजन भी पूछा जा सकता है, किस अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सा केस है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप जब भी पढ़ें, कोई मतलब नोट्स बनाते चलें, पेन पेंसिल लेकर के बैठे, पेन पेपर लेकर के बैठे और लिखते चलें चीजों को, तो शायद बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट भी कई बार मार लेते हैं और वो मोबाइल में पड़ा रहता है, कोई पढ़ता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। नो लिमिट ऑफ अमेंडमेंट पावर और अमेंडिंग पावर्स वर रिकॉग्नाइज्ड। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि मैंने बोला था कि शंकरी प्रसाद क्या करते हैं, वकीलों को की एक टीम बनाए होंगे और बोले होंगे, चूंकि जमींदार तो है ही, बोले चलो 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 सुनो, सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे लैंड रिफॉर्म ले आ रहा है और लग रहा है कि जमीन छीन लिया जाएगा। अब देखिए, यहां पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, सरकार किसकी है? नेहरू जी की, और चारों तरफ कांग्रेस बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, मतलब कहीं का भी कोर्ट हो, वो थोड़ा डिसीजन में बायसनेस दिखता है कि गवर्नमेंट पावरफुल है। जैसे आज की मोदी गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, ठीक है, उस समय का नेहरू गवर्नमेंट को देख लीजिए। जब सरकार अपनी फुल मेजोरिटी में होती है तो कहीं ना कहीं जजमेंट में, ये मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है नहीं हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जजमेंट कहीं थोड़ा आगे पीछे होता है। ठीक है, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट को इनने चैलेंज किया और जाकर के बोला कि देखिए 368 जो है वो क्या है, एक लॉ ही है, और वो लॉ क्या कर रहा है, 13 हमें ये पूरा पावर देता है कि फंडामेंटल राइट को कोई कर्टेल या ब्रीच नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता हमसे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चलो भागो यहां से। वो लॉ का मतलब लॉ है 368 के तहत किया गया जो चेंजेस है वो नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का 368 पावर है, पूरा सॉरी पार्लियामेंट का पूरा पावर है कि वो जब चाहे जैसे चाहे अमेंडमेंट कर सकता है, किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है, क्योंकि वो बना ही इसीलिए 368 की कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए। तो आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते, हो गया अमेंडिंग पावर उसका, कोई लिमिट नहीं करता और कोई लिमिट नहीं कर सकता। मतलब 368 को इनने क्या कह दिया, लिमिटलेस पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। यहां पे याद रखना कि फंडामेंटल राइट मतलब पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा शंकरी प्रसाद केस कब का है, तो 1951 का है। इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट के पास लिमिटलेस पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो फंडामेंटल राइट क्या पूरे संविधान में जहां चाहे वहां चेंजेस कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद चीजें चलती रही, फिर सज्जन सिंह केस आता है, सज्जन सिंह भी पहुंच गए 1965 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वाले केस को ध्यान से देख लो और बढ़ो यहां। मजाक कर रहा हूं, पर हाँ कुछ ऐसा ही है। रीअफर्म्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर सुप्रीम एंड कुड नॉट बी क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 13। अब ये गए थे बढ़िया एकदम समझ के कि आज तो मैं डिक्लेयर करके आऊंगा कि
13 के अंदर ही 368 आता है, मैंने अभी बोला था आपको। और जैसे ये डिक्लेयर करूंगा क्या होगा, हमारा जो भी चेंजेस आए हैं, लैंड रिफॉर्म वगैरह आए हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। ये हुआ नहीं। फिर आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ थोड़े और अच्छे वकीलों का वो बनाए होंगे, टीम बनाए होंगे, और शायद सरकार भी थोड़ी कमजोर लग रही है मुझे, चीजें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट अपने बात से पलट रहा है। देखिए ध्यान से क्या कहता है, फर्स्ट लिमिटेशन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, शंकरी प्रसाद केस के जैसा ही डिसीजन कुछ सज्जन सिंह में भी था। शंकरी प्रसाद ने कहा कि लिमिटलेस पावर है, 13 के तहत वो एक्ट 368 को नहीं माना जाएगा, ये सज्जन सिंह में कहा। और इसमें क्या कह दिया कि कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट वर इम्यूटेबल एंड कुड नॉट बी अमेंडेड। दिस created a crisis when parliament passed 24th amendment allowing the amendment of the fundamental rights। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां तक तो आपको याद रखना है। ये कहता है कि नहीं सही बात है, 13 के तहत है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट बने रहेंगे। फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट किसी भी तरीके से कटेल नहीं कर सकता, अब्रेज नहीं कर सकता, ये इम्यूटेबल है। क्लियर है? तो यहां पर अपने ही जजमेंट को, पहले के 2 जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है। और इसके रिएक्शन में गवर्नमेंट क्या करती है कि अब 1971 में आपको देखना है कि किसका वो है, मतलब सरकार है। तो दिमाग लगाया सरकार ने बोला एक काम करो, 368 और आर्टिकल 13 के डेफिनेशन को ही बदल दो। मतलब संविधान के अंदर चेंजेस कर देते हैं, बढ़िया हो जाएगा काम। ठीक है, देखिए अब इसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971। यहां हम मेंशन नहीं किए हैं, आप मेंशन कर लेना कि यहां पर कुछ क्लॉज डाले गए। क्लॉज में क्या डाला गया कि आर्टिकल 368 जो है ना, वो उस डेफिनेशन में नहीं आता जो डेफिनेशन 13 बताता है लॉ का। मतलब आर्टिकल 368 अलग है, और ऐसा कुछ बनाते थे ना हम लोग कि कोई रिलेशन नहीं है, वेन डायग्राम जब बनाते थे, तो 368 अपने आप में एक अलग आर्टिकल है और 13 अलग आर्टिकल है। 368 के तहत किया गया अमेंडमेंट 13 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ये पूरा इसमें मेंशन कर दिया गया। अब दिक्कत है, फिर साधु बाबा आएंगे। तो देखिए पार्लियामेंट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप जानते हैं, डालेंगे ही ये लोग, including fundamental rights. This created a constitutional paradox. If parliament could destroy the fundamental rights through amendment, what use was judicial protection of these rights? तो अब यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट के पास एकदम इम्यूटेबल पावर है कि जो चाहे, पावर है कि जब चाहे तब फंडामेंटल राइट को गायब कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, तो फिर 32 का मतलब क्या है? जो हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर है, हमें गारंटी देता है कि आपके फंडामेंटल राइट मिलेंगे। 226 का क्या मतलब है? जहां पर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट मिलेंगे, फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो ये तो आर्टिकल मीनिंगलेस हो गए। अगर ऐसा है तो ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा। अब इसके साथ क्या होता है कि फिर लैंड रिफॉर्म की बातें शुरू हो जाएंगी, और लैंड रिफॉर्म की जब बातें शुरू होंगी तो केशवानंद भारती पहुंचेंगे कोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर आया कहां से। तो ये वो महान केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हमें दिलाता है सुप्रीम कोर्ट से। इंपॉर्टेंट है। ये है कौन? तो ये साधु बाबा है, ऐसा आप याद कर लो। और लैंड के लिए लैंड सेलिंग एक्ट आता है कि सरकार जमीनें पकड़ेंगी और पकड़ के वो गरीबों को बांटती जाएगी। अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से मतलब लॉ लगा रहे हैं कि कैसे भी लैंड को एक्वाइज किया जाए और फिर गरीबों में बांटा जाए। अब ये एक स्पेशल आर्टिकल का सहारा लेते हैं, आपको वो आर्टिकल बताना है कि रिलीजियस प्रैक्टिस, और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए अपने लैंड वगैरह जो भी जरूरत है वो व्यवस्था कर सकते हैं रिलीजियस लोग। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट की बातें हैं। तो अब उस आर्टिकल का ये सहारा लेते हुए पहुंचते हैं। तो केस का फैक्ट देखते हैं हम लोग क्या है। केशवानंद भारती, चीफ कस्टोडियन ऑफ एडनीर मठ इन केरला। देखिए ये मठ है, जगह पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा, अब तो बहुत बार पूछ दिया गया, पर फिर भी याद रखो एडनीर मठ के कौन है? ये मठाधीश है। और ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और चैलेंज करते हैं किसको? लैंड एक्विजिशन
order claiming violation of fundamental rights and arguing that the Constitutional Amendment Act 25th and 29th amendments were unconstitutional as they violate immutable features। देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये जा करके इसमें दो चीजें हैं, वो दोनों चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। 25 29 तो है ही, साथ में 24 को भी क्वेश्चन किया गया। ठीक है कि क्या 24 जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वो सही है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। 24 सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर, अब देखो अपने ही जजमेंट को फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट यूटर्न मारता है कि नहीं नहीं पावर है, आप कीजिए चेंज, अगर आपकी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट के पास एकदम एब्सोल्यूट पावर है कि करे चेंज, लेकिन धीरे से वो बोलते हैं ना पिन मारना, ठीक है ठीक है ठीक है तू कूद ले, ज्यादा मत कूदना हाथ पांव तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ है ये। ठीक है, तो बचपन में अपन किसी को चढ़ाते थे ना कि मार दिया, बोले हाँ मार दिया, ठीक मारा, अगली बार मारा ना बड़ी मार मारूंगा, और कैसे कैसे मार दिया, मारेगा तू नहीं मार सकता। तो ये कुछ डराने जैसी कहानी है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, बड़े खुश हो गए होंगे पार्लियामेंट के लोग, क्योंकि उनका भी वकील गया होगा वहां पे, खड़े होंगे वकील साहब खोज के देखा, बोला था ना 24th लीगल और वैलिड है, बोले हाँ बढ़िया है। बोले लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट करेगा तो ये ध्यान रखेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि यहां पर फिर बोला गया कि ठीक है 24 जो है वो सही है, और यहां पर ये बाबा केस जीत गए, बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर बोला गया कि देखो सब कुछ करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखो। फिर यहाँ पे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बोले नहीं बताऊंगा। मतलब कुल मिलाकर के उसके इंटरप्रिटेशन के लिए जगह सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया कि आने वाले समय पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखा जाए, और साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि जब जब कोई ऐसा अमेंडमेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको पहले देखेगा, देखने के बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका रिलेशन बिठाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन जहां भी अटकते हैं वहां पर इंटरप्रिटेटर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर देखेगा और बताएगा कि नहीं 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 ये इंटरप्रिटेशन में हमारे आ रहा है कि ये वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो रूट सोल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसको ये वायलेट कर रहा है, और इसको आप डिलीट कीजिए, हटाइए, या हम खुद ही हटा रहे हैं, ये नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आप अमेंडमेंट कर लीजिए आर्टिकल 24 के तहत, अमेंडमेंट 24 के तहत कह दिए कि ठीक है अमेंडमेंट आपका पावर है, आप कीजिए, एक्ट बना लीजिए, प्रेसिडेंट से खूब मेहनत कीजिए, एक्ट बनाइए, प्रेसिडेंट से साइन करवाइए, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको लगना है या नहीं लगना। मतलब कुल हम आपके किए गए पानी भी फेर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखिए 13 जजेस थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अडनीर मठ का केस चल रहा था, केशवानंद भारती का, तो कितने जजेस की बेंच बैठी थी। अभी एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, हालांकि हम लोग ये जब जुडिशियरी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, कभी भी जजेस को इवन नंबर में नहीं रखा जाता है। जैसे 6 तो 3 जज कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया है, ये ऐसे ही रहेगा, और 3 जज कह रहे हैं नहीं नहीं बुरा है, नहीं होगा, तो मैच टाई जैसा सिचुएशन हो जाएगा, और मैच टाई हो गया तो कभी डिसीजन होगा ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में आधे केस ऐसे पड़ जाएंगे। तो हमेशा ऑड नंबर को रखा जाता है। तो देखिए यहां पे भी उस चीज को ध्यान में रखते हुए कितने जजेस की बेंच बनी, 13 जजेस की। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री, हियरिंग लास्ट 68 कॉन्सिक्यूटिव डेज। अक्टूबर 72 में आया था और मार्च 73 तक चला, और अप्रैल में इसका डिसीजन आया है। 24 अप्रैल आपको याद है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए डिसीजन में क्या होता है, 7:6, मतलब 7 जजेस। अब देखो जजमेंट आया तो 7 जज कैसे हैं, फेवर में है, और 6 जज कैसे हैं, अगेंस्ट है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मैच कितने पे ड्रॉ हुआ या मैच कितने पे जीता गया, तो 7-6 से मैच जीता गया। ठीक है, मेजोरिटी जजमेंट डिलीवर ऑन अप्रैल, मैं पहले ही बता दिया हूं 24 अप्रैल 1973। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये 24 अप्रैल का डेट हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी पंचायती राज लगा देंगे हम, ठीक है, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, तो देखते रहना। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, while parliament has wide and extensive power to amend the constitution, आर्टिकल 24 की बातें याद है आपको, ये वहीं चल रहा है। These powers are subjected to an inherent limitation. Parliament cannot alter, abrogate or take away any fundamental right that form the part of basic structure of the constitution। ठीक है, ये देखिए आ गया यहां पर बात कि कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, पर वहां नहीं कर सकता जहां पर फंडामेंटल राइट या कुछ भी ऐसा जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए। बाबा का जमीन बना रहेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द पावर टू अमेंड इज नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय। मतलब
ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आपके पास अमेंडमेंट का पावर है, अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अमेंडमेंट कर करके सबको खत्म ही कर दो, तो फिर जनता कहां जाएगी। तो ये बढ़िया है, बेसिक स्ट्रक्चर का आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चीफ जस्टिस MM सिकरी साहब हैं, वो क्या कहते हैं थोड़ा देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी बातें, मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप पढ़ लो, मेंस वगैरह लिख रहे हो तो काम आ जाएगा। बाकी द कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी इज द लॉ ऑफ द लैंड, ऐसा थोड़ा बहुत कहते हैं ये। द पार्लियामेंट कैन नॉट इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एब्रोगेट और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इसी के जज हैं और उसमें ये इनका ये शब्द है, थोड़ा बहुत देख लेना, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, केशवानंद भारती केस, डिसीजन का डेट, बेसिक स्ट्रक्चर, किसको किसको उन्होंने बोला कि नहीं ये सही नहीं है, आर्टिकल जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 है उसको बोला हाँ ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर देख लेना, मतलब ये हम जब चाहे तब चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके साथ एक चीज आपको और देखना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये हम देखेंगे। इसके साथ एक चीज और देखना होगा कि बीच में एक दो केसेस और आए हैं, आप थोड़ा देख लेना। एक मिनर्वा मिल केस है, तो मिनर्वा मिल केस के लिए भी ये हुआ था कि इसमें क्या होगा, तो मिनर्वा मिल केस आप थोड़ा देख लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि बोला गया ठीक है भाई, तो क्या पीछे की हम सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखकर डिलीट कर दें, तो एक वामन राव केस आया, ये केस इंपॉर्टेंट है फिर से कि भाई केशवानंद भारती के तहत बेसिक स्ट्रक्चर तो आ गया, तो क्या पीछे के सारे जुडिक्शन जो थे या जो भी चेंजेस थे, जैसे कि अपने फंडामेंटल राइट को हटाना या 9th शेड्यूल को डालना या आर्टिकल 31 में पार्ट को जोड़ देना, ठीक है, या 15 के अंदर 4 क्लॉज को जोड़ देना, तो ये क्लॉज जो हम जोड़ रहे हैं या जो चीजें हम कर रहे हैं, क्या इससे सबको डिलीट कर दिया जाए। तो कोर्ट देखिए बहुत वाइजली काम करता है, उसको पता है कि लैंड एक्विजिशन तो आना है, क्योंकि भारत में गरीबी इस कदर है, मतलब डिफरेंस इस कदर है कि कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और कई लोगों के पास घर तो छोड़ो गांव का गांव है, तो उनसे गांव छीनना पड़ेगा और छीन करके किसको देना पड़ेगा, तो गरीबों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन ने कहा बहुत वाइजली डिसीजन देते हैं। तो वामन राव केस आपसे पूछा जाएगा, 1980-81 का केस है। ठीक है, नाम याद रख लेना आप, क्या है, वामन राव, क्या नाम है, वामन राव केस। नाइनटीन 80 में केस आया था, 81 में इसका डिसीजन आया था, याद रखेंगे। इसमें कहा कि देखो बेसिक स्ट्रक्चर को लागू करने की तिथि क्या होगी, शुभ तिथि है वही जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर आया था, मतलब क्या 24 अप्रैल 1973। इस दिन के बाद जो भी चेंजेस होंगे उनको पहले देखा जाएगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक की जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो फॉलो करता है तो वो लागू रहेगा, अदरवाइज उसको नल एंड वॉइड उठाकर फेंक देंगे कचरे के ढेर में, मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये वामन राव केस भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार हमारे एग्जाम में कि वामन राव केस क्या है। तो वामन राव किस डेट को, किस केस में कहा गया कि 24 अप्रैल जो है वही डेट होगा, उसी दिन से बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मिनर्वा मिल केस भी देख लेना क्या है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। While the court has not provided an exhaustive close list, maintaining flexibility to identify new elements। अब देखो स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैंने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी, जब जब होगा ऐसा तब तब बताते जाऊंगा कि ये हाँ ये वाला चीज अच्छा नहीं लग रहा है, तुम पसंद आए पास हो, तुम पसंद नहीं आए ऐसा कुछ चलेगा। ठीक है, तो देखिए द फॉलोइंग आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट। अब अलग अलग केसेस आएंगे और उस केसेस को या अलग अलग अमेंडमेंट आएगा और उस अमेंडमेंट को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बेसिस पे या कोई लॉ कुछ भी पास हो रहा है तो उसको देख लेगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, हटाओ रहने दो, तो वो चीज है। तो अभी तक जो आया है रिकॉग्निशन में वो क्या क्या है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका डेफिनेशन वगैरह आप देख लेना। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
तो लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, जुडिशियरी अपना काम करेगा, तीनों एक दूसरे में उंगली नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब ऐसा बोल दे कल से मान लो एक बिल पास कर दिया जाए कि जो हमारा जुडिशियरी है वो पार्लियामेंट के अंदर में काम करेगा और पार्लियामेंट से कंट्रोल होगा, तो फिर फ्री एंड फेयर जजमेंट नहीं होगा ना। वैसे ही रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रखो, सेकुलरिज्म, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये टर्म सिर्फ याद कर लो, इसके बीच का डेफिनेशन आप देख लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आपको लगता हो तो। बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ पूछा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो राइटिंग में काम आएगा। देखिए, फेडरल कैरेक्टर, मतलब जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने फेडरल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, तो फेडरल कैरेक्टर को भी हम लोग नहीं हटा सकते। जैसे कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है 3 तरह के, उन लिस्टों को हम गायब नहीं कर सकते, उनमें कुछ भी अंधे जैसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, इनको कभी भी नहीं हटाया जाएगा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आता है, क्लियर है। देखिए आगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या है, जब भी कोई भी लॉ आ रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पार्ट है, तो ये जुडिशियल रिव्यू। अब आप जानते हैं एक और अमेंडमेंट हुआ था बहुत खतरनाक सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप लोग जानते हैं। और उसमें क्या हुआ था कि पूरे संविधान को ही बदलने की कोशिश की गई थी, और उसमें कह दिया गया था कि 368 के अंतर्गत किया गया अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इवन वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजाक, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और हम जब चाहे तब कर सकते हैं, भागो यहां से, तो उसको भी उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू देख लीजिए बन गया इस तरीके से। तो ये भी पूछा जाएगा कि किसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने गड़बड़ किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया था, या उनने ठीक किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपको लगे वो लगा लेना, मेरे हिसाब से तो ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब ये ध्यान रखिए कि कैसा भी नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ ही चलेगा, देश कानून से चलता है ना कि मन से चलता है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऐसा नहीं कि धीरे से वोट खरीद लेंगे और अकाउंट में पैसे डाल देंगे या बोल देंगे कि सबके घर में एक एक नौकरी मिल जाएगी और वोट मिल जाएगा। तो जनता बहुत होशियार है, सबके घर में एक एक नौकरी नहीं दी जा सकती है, या सबको नौकरी मिल जाएगा पूरे भारत के वासियों को। तो मैं सोचता हूँ बिहार चले जाऊं, ठीक है, क्योंकि बिहार में सबको नौकरी मिलने वाला है। हार्मोनियस बैलेंस, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा रे, चले मत जाना बिहार, ठीक है। हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको पता है, केस बताइएगा, मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं इसके पीछे वाले लेक्चर में, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, वहां पे हमने बताया था कि बैलेंस मेंटेन किया जाएगा, किस केस में कहा गया था ये भी हमने डिस्कस किया था वहां पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ये दोनों ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अगर भारत के टुकड़े उकड़े करने वाले शब्द बोले ना तो बड़ी मार खाओगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बांटने का बात नहीं करोगे, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। भारतीय लोगों की बात कर रहा हूं, रिलीजन वाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 130, ये आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, आप जानते हैं 136, 141, 142, द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्समेंट एंड हियरिंग, स्पेशल लीव पार्टीशंस, ये देख लेना आर्टिकल्स अब डिटेल में। एंड एक्सरसाइज सो मोटो जुडिक्शन आर एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। इसके साथ आप हाई कोर्ट के भी आर्टिकल लिख लो, लगे हाथ यहीं पे। हाई कोर्ट के लिए भी कहा गया था कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227, 227, ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, इनके भी अंदर जो पावर है उसको छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखो कौन सा आर्टिकल देता है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये ध्यान रखना, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो ये आपको रटना है और याद रखना है, प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। देखिए, अब लैंडमार्क केस हम लोग जानते हैं, किस केस के तहत क्या क्या आया है ये हम देखना चाहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या
सेपरेशन ऑफ अपनी जुडिशियरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये किस केस में दिया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन कई बार क्या आता है कि केशवानंद भारती केस कब आया था, ठीक है, इंदिरा नेहरू केस कब आया था, ये भी लड़ाई के बीच में ये भी था, ये भी याद रखना कि मतलब ये जितने भी केस दिख रहे हैं ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई के पार्ट रहे हैं, ठीक है ना। मिनर्वा मिल केस मैंने पहले ही आपको बोला था। लिमिटेड अमेंडमेंट पावर एंड जुडिशियल रिव्यू, बैलेंस बिटवीन फेडरल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देखो अभी मैंने बोला था कि ये पूछा जाता है एग्जाम में, आ गया, ठीक है। सेंट्रल कोल फील्ड्स, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, तो सेंट्रल कोलफील्ड केस में बताया था, ठीक है। भीम सिंह, एसपी सोमनाथ कुमार देख लेना, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, है ना, दिल्ली जुडिशियल सर्विस 1991, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारे आर्टिकल को बोला था कि ये हमारा पावर है, हम इसका यूज करते रहेंगे और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। इंदिरा साहनी मंडल केस जो है 1992 का, उसमें रूल ऑफ लॉ है, देख लेना। कुंवर पद्म प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी केस ना भी पढ़ो तो चलेगा। कोहितो हलोहन डिफेक्शन केस जो है 1992 का, इसमें बोला गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सोवर्निटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, किस केस में कहा गया था, तो किहोतो नहीं, कोहितो, ठीक है। रघुनाथ राव 1993 में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। और वैसे ही बोमई केस, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चंद्र कुमार केस क्या है, ये पूछा जाएगा आपसे, देख लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस एंड प्रोटेक्शन। द डॉक्ट्रिन सर्व एज द कॉन्स्टिट्यूशंस इम्यून सिस्टम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। अब देखिए क्यों आया, क्या जरूरत है इसका, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, बिफोर द डॉक्ट्रिन अ सफिशिएंट लार्ज पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी कुड theoretically use constitutional amendment to fundamentally transform into the dictatorship without violating the constitution text। अब देखिए इसमें क्या है, इन लोगों ने क्या किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा गांधी के समय तो मेरे को लगता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देती वो, अगर कुछ दिन और रह जाती तो, ठीक है, उनकी पूरी इच्छा थी बदलने की। की पॉइंट्स क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बना रहे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, जुडिशियल गार्डियनशिप बना रहे किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, डेमोक्रेटिक लिमिटेशंस बना रहे, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी का कोई फायदा उठाए और हर चौराहे पे संविधान नया लिखा जाए, तो ऐसा नहीं हो, राइमिंग वर्ड हो गया, ठीक है, ऐसा याद रखो, ये नहीं हो सकता। माइनॉरिटी राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब जो भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके राइट्स बने रहे, नहीं तो पता चलो मान लो कि एक कोई दूसरे कास्ट की सरकार आई और उसने क्या किया, अपने कास्ट को पूरा बेनिफिट दे दिया, फिर दूसरे कास्ट की सरकार आई, उसने अपने कास्ट को बेनिफिट दे दिया, तो दूसरे लोग डरे सहमे रहेंगे, संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, अब बार बार अगर संविधान बदलता रहेगा, हर चौराहे पे बदलेगा संविधान, तो क्या लोगों को भरोसा रहेगा संविधान पे? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल रहेगा कि देश कैसे चलेगा, कल कोई और लॉ, कल परसों कोई और लॉ, नए नए चीजें होंगे, एक्सपेरिमेंट में देश खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्रिटिक्स बराबर रहेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए, बाकी के सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जुडिशियल ओवर देख लेना क्या है। द डॉक्ट्रिन वाज रीड into the constitution by judiciary, not explicitly provided by framers. Critics argue that this amendment to judicial amendment without following article 368 procedure, ठीक है, constitution text where explicitly of the basic structure, कुछ नहीं, ये समझ लीजिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पता होता कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स को, तो पहले ही बेसिक स्ट्रक्चर डाल देते, 368 में ऐसे कुछ टर्म डाल देते, तो वो सब है नहीं, जबरदस्ती के बना लिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्रिटिक्स लोग कह रहे हैं। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं बताया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये तो हम शुरू से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बताया, ये क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरे को भी लगता है कि ये सही है, ठीक है, नहीं तो बता देंगे तो फिर एक लूप नया ढूंढ लेंगे, चलो यहां तक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके आगे की कर लेते हैं कार्रवाई, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी आर्गुमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा है कि हर जगह पे कंट्रोल किया जाएगा हमें, तो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी क्यों होगी, क्योंकि जो लोग आए हैं पार्लियामेंट में वो जनता के ही लोग हैं, जनता को पूरा विश्वास है उन पे, तब उनने वोट दे करके बनाया है, ठीक है, तो ये भी चीज चलेगा।
एवोल्यूशनरी इनकंसिस्टेंसी। अब क्या होगा कि लगातार बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इवोल्यूशन होता रहे, नया चीज आता रहे, एज पर नीड आता रहे और बार बार सुप्रीम कोर्ट उसमें टांग अड़ाता रहेगा, तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर उसको रोकता रहेगा और इस तरीके से क्या होगा कि एक बीच बीच में गाड़ी में ब्रेक लगता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल फॉर जुडिशियल एब्यूज देख लेना थोड़ा बहुत। एंटी डेमोक्रेटिक नेचर है ये, क्योंकि डेमोक्रेसी तो क्या चलता है, जनता से चलता है, जनता के द्वारा चुने गए लोगों से चलता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना एक नया वो लेकर के बैठ गया है, तो ऐसे क्रिटिक्स लोग बातें करते हैं। ठीक है, बने रहिए। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूं, क्योंकि कई बार मेंस के एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए हमने डाला है। प्रीलिम्स के लिए तो नहीं है इंपॉर्टेंट, मेरे को नहीं लगता कि है। ठीक है, फिर भी आप पढ़ लेना एक बार, अगर मन करे तो, नहीं मन करे, अगर प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मत करना। चलो, थैंक यू, बने रहो। नेक्स्ट